हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 9 का जो है पदार्थ नाम का जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 नहीं देखें तो आप लोग पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो जो है हम इस वीडियो में जो है लगभग जो है पदार्थ से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था को कैसे बदला जा सकता है, पदार्थ की अवस्था को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकल नुमा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी एक क्या होती है, नॉर्मल स्टेट रहती है। जैसे क्या हम एक नॉर्मल स्टेट में है। अब बाहर से अगर मान लो कोई जो है हमें टॉर्चर करता है, टॉर्चर करने का मतलब क्या, जो है अगर हमें परेशान करता है तो हमारी स्टेट में परिवर्तन होगा। अगर मान लो कुछ अभद्र टाइप से हमसे बोलता है या फिर हमारे ईगो पर जिससे हर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी स्टेट चेंज हुई कि नहीं, चेंज हुई। किसकी वजह से, बाहरी परिस्थितियों की वजह से। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं से हमें कुछ मिल गया जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, तो तब भी हमारी स्टेट में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब बाह्य कारक जो है स्टेट में परिवर्तन होने के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो है अगर क्या है, कोई बर्फ है, वो बर्फ स्टेट में है, बाहर से क्या किया जा रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है बाहर टेम्परेचर देकर के, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी अवस्था को चेंज कर देगा और किसमें परिवर्तित हो जाता है, जल में। इसी तरीके से जल को और ज्यादा गर्म करने पर क्या हो जाता है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगर वाष्प है तो उसका टेम्परेचर अगर कम किया जाता है तो किसमें हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा। अगर द्रव का भी टेम्परेचर और ज्यादा कम किया जाएगा तो किसमें हो जाएगा, वो फिर बर्फ अवस्था में आ जाएगा। यहां से आप लोग समझ रहे होंगे कि तापमान में परिवर्तन करके जो है स्टेट को बदला जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये तापमान क्या है, एक बाह्य कारक है। तो बाह्य कारक के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर पूछा जाता है अवस्था में परिवर्तन संभव है, तो हाँ परिवर्तन संभव है। किस तरीके से, तो आप समझा सकते हैं। बर्फ है, बर्फ को गर्म करने पर जल बनता है, इसी तरीके से जल को गर्म करने पर वाष्प बनता है। अब यहाँ पर वाष्प को अगर ठंडा करते हैं तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जल को अगर ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं तापमान में वेरिएशन होने के कारण क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं पहले ठोस अवस्था में, फिर द्रव अवस्था में, फिर गैस अवस्था में, उसके बाद फिर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था के बाद ठोस अवस्था में। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना संभव है। कैसे, तापमान में वेरिएशन करके किया जा सकता है ऐसा। इसके बाद फिर हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं, गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोला जाता है। अब गलनांक को समझते हैं। गलनांक का मतलब किसी चीज का गल जाना, किसी चीज का गल जाना ही क्या कहलाता है, गलनांक। किसी चीज का गल जाना, गलेगा तो किस अवस्था में रहेगा, मतलब ठोस अवस्था में रहेगा, तभी तो जब गल जाएगा तो किसमें आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ जो है गल करके या पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस टेम्परेचर को ही गलनांक कहते हैं। और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है, किसी चीज को गलाना कहलाता है। तो यहां से जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या फिर होना प्रारंभ कर देता है, उसे जो है उस पदार्थ का क्या बोला जाता है, गलनांक कहा जाता है। जैसे बर्फ का गलनांक देखा जाए तो 273.16 केल्विन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। संगलन अभी समझाए, संगलन ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना ही, ठोस से गला करके द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद फिर संगलन की गुप्त ऊष्मा पूछा जाता है। गुप्त ऊष्मा का मतलब छिपी हुई ऊष्मा। तो संगलन का मतलब क्या होगा, संगलन का मतलब ठोस से गला करके द्रव में परिवर्तित करना होता है। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब
यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को समझते हैं क्या होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जो वायुमंडल के द्वारा हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है, दाब लगता है, उसी को बोला जाता है वायुमंडलीय दाब नॉर्मल रूप से। तो वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 किलोग्राम जो है ठोस को लिया जाए और उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाए, तो उसके लिए जितनी उसको उष्मा की जरूरत पड़ेगी उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा संगलन की गुप्त उष्मा। समझ गए होंगे, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जो है ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को कहा जाता है संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसी को संगलन की गुप्त उष्मा कहा जाता है। तो यहां से समझ गए। इसके बाद फिर यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। अब क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक का बेसिकली मतलब होता है कि जो है वाष्प में परिवर्तित करना। इसका मतलब जिस न्यूनतम तापमान पर जो द्रव होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उस न्यूनतम तापमान को ही क्या बोला जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसको भी क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है क्वथनांक। तो क्वथनांक इसमें क्या होगा, द्रव से गैस में परिवर्तित होगा और उसके बाद फिर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वाष्प दाब के बराबर वायुमंडलीय दाब होगा, तब ऐसा होगा। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबल करके वाष्पित होने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है, या वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, उस तापमान को ही कहा जाता है क्वथनांक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, जैसे इसको गलाया जा रहा था वैसे इसको क्या किया जा रहा है, वाष्पित किया जा रहा है। अब गुप्त उष्मा का मतलब छिपी हुई उष्मा, तो फिर इसमें वही कहेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 किलोग्राम जो है जल लिया जाता है और उसके क्वथनांक पर उसको क्या किया जाता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो जितनी उष्मा की जरूरत होती है उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा गुप्त उष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा उसी को कहा जाता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या हो जाएगी, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं संघनन, कंडेंसेशन जिसको बोला जाता है। संघनन का मतलब क्या होता है, इसमें पदार्थ जो है गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, हम मान लो भगोने में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को गर्म करने के बाद ऊपर से क्या रखे हैं, उस पर थाली रखे हैं या किसी चीज से ढके हुए हैं और नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद फिर क्या होगा, वो वाष्प होगा। और कभी अगर उस थाली को हम हटा लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अगर उसको हम जो है बाहर लेकर जाते हैं उसके, तो फिर धीरे ठंडा होकर के क्या होता है, वो द्रव की बूंदों के रूप में आ जाता है। इसका मतलब जो वाष्प रहता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें जो वाष्प रहता है वहां से वाष्प ही तो निकला था, जो वाष्प रहता है वो जल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संघनन, कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसको क्या बोला जाता है, उसको संघनन, कंडेंसेशन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। और यही प्रोसेस होती है जो है, जब वर्षा होती है तो प्रोसेस यही रहता है। नीचे से वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने के कारण जो है यहाँ से जल ऊपर जाता है और वहां पर जब संघनन होता है, संघनन के फलस्वरूप नीचे गिरता है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हिमांक क्या होता है। तो संघनन समझ गए, ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, संघनन कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमांक। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमांक। तो हिमांक क्या होगा, हिमांक का मतलब उसको हिम के रूप में, हिम क्या होता है, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाना। इसका मतलब जो है जिस तापमान पर
द्रव जो है बर्फ अवस्था में आ जाता है। कहने का मतलब जो है द्रव ठोस अवस्था में आ जाता है। जैसे जल द्रव अवस्था में है, जब वो बर्फ के रूप में आएगा तो ठोस अवस्था में। तो जिस तापमान पर जो है द्रव ठोस अवस्था में आ जाता है उस तापमान को क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है हिमांक। हिमांक का मतलब हिम मतलब बर्फ। इसका मतलब कोई द्रव जो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, जिस टेम्परेचर पर होता है उसको हिमांक कहा जाता है। तो जिस तापमान पर पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे द्रव का हिमांक कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं अब आगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन किसको बोला जाएगा? जब कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो यह कहा जाता है कि उसका ऊर्ध्वपातन हुआ है। तो ऊर्ध्वपातन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कपूर होता है, कपूर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या रहता है, वो जो है उसमें परिवर्तित नहीं होता द्रव में, डायरेक्ट वो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से कहा जाएगा कि वो एक ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है, तो इसमें हो जाएगा कपूर। इसी तरीके से निक्षेपण क्या होता है? तो निक्षेपण में इसका उल्टा प्रोसेस, मतलब गैस अवस्था से जो है कोई पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में अगर आ जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसका निक्षेपण हुआ है, मतलब गैस से वो किस में परिवर्तित हुआ है, ठोस अवस्था में। बीच का प्रोसेस नहीं रहता है इसमें। तो निक्षेपण समझ गए। निक्षेपण क्या होता है? गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। इसके बाद फिर वाष्पीकरण को देखा जाए तो वाष्पीकरण क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ का जो है कुछ ना कुछ क्वथनांक होता है, मतलब जितने डिग्री सेल्सियस पर वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। तो अगर जो है किसी भी पदार्थ को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर जो है अगर रख दिया जाए तो उसके बाद भी वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण हो रहा है। जैसे क्या होता है, नॉर्मल रूप से भी वाष्पीकरण होता है। जैसे हम पानी को कहीं पर रख दें तो कुछ समय बाद उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। इसमें हम उसको ना तो गर्म किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। कहने का मतलब उसके क्वथनांक से कम तापमान पर ही वो वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण वो प्रोसेस होती है जिसमें क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के कणों का वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही वाष्प के रूप में द्रव के कणों का जो है क्वथनांक से कम तापमान पर परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। तो उम्मीद करते हैं वाष्पीकरण समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या क्या वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला कारक है जो है द्रव की सतह का क्षेत्रफल। इसका मतलब जितनी ज्यादा द्रव की सतह होगी उतना ही ज्यादा उस पर क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा उसका तापमान उसका जो है उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा। जिसका जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसका उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा। कहने का मतलब अगर हम जो है छोटी सी कटोरी में पानी को रख लें और एक बड़े से ड्रम में, तो बड़ा सा ड्रम अगर है तो उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा, छोटी सी कटोरी का कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका सतह का क्षेत्रफल जो है कम है। तो ये समझ में आ गया होगा द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर। इसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। एक कटोरी लेना, उसमें पानी को रख लेना, और एक बड़ा सा जो है जिसको मान सकते हैं बाल्टी लेना, उसमें पानी को रख देना। दोनों का देख लेना किसमें जो है 2 दिन बाद देखना या 1 दिन बाद देखना, तो किसमें ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो पता चल जाएगा। तापमान, अब ये भी है, अगर हम तापमान जैसे ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर जो है नॉर्मल रूप से किसी पानी को रख रहे हैं तो उसमें वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होगी, तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसको गर्मी और ठंडी हम देख सकते हैं। गर्मियों में कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी में टाइम लगता है, क्योंकि तापमान का डिफरेंस रहता है टेम्परेचर का। उसमें टेम्परेचर जो है ज्यादा रहता है गर्मी में, और ठंडी में कम रहता है। इसी तरीके से हवा की गति भी वाष्पन की क्रिया को जो है प्रभावित करती है। कहने का मतलब एकदम हवा नहीं चल रही है उस समय कपड़ा अगर सुखाते हैं, या फिर हवा चल रही है तो उस समय कपड़ा सुखाते हैं, तो देख सकते हैं दोनों में क्या रहता है कि हवा अगर चलती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब हवा की चाल भी इसको प्रभावित करती है, वाष्पन की क्रिया को। इसी तरीके से आर्द्रता का मतलब नमी होना,
जितनी कम आर्द्रता होगी उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। आर्द्रता अगर ज्यादा रहेगी तो वाष्पीकरण कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो सबके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है, तो इसको देख लेते हैं। तो वाष्पन लिखा गया है, एक तरफ क्वथनांक लिखा गया है। तो वाष्पन क्या होता है, वाष्पन के लिए जो है किसी भी टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाष्पित होता है। तो वाष्पन की क्रिया किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। दूसरा जो है क्वथन की क्रिया, इसमें एक निश्चित तापमान होना चाहिए तभी वो जो है गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। तो इसमें निश्चित तापमान की जरूरत होती है, इसमें निश्चित तापमान की जरूरत नहीं होती है। और जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। मतलब अगर हम पानी को ऑब्जर्व करना चाहें तो तुरंत नहीं होगा, उसको रखना पड़ेगा 3 से 4 घंटे। वहीं अगर क्वथन वाला रहेगा, पानी को गर्म करेंगे तो दिखेगा कि जो है वाष्पन की क्रिया हो रही है। ये तीव्र होता है, ये धीरे धीरे रहता है। और ये क्रिया केवल द्रव के ऊपरी सतह पर रहती है। जो वाष्पन की क्रिया होती है वो केवल द्रव के ऊपरी सतह पर ही रहती है। द्रव का जो ऊपरी लेयर है उसी पर जो है वाष्पन की क्रिया होती है, लेकिन क्वथन की क्रिया जो होती है पूरे जल में से ही होती है। पूरे संपूर्ण द्रव में वाष्पन क्वथन की क्रिया होती है। यह तापमान से परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि अभी बताया, तापमान से वाष्पन की क्रिया प्रभावित होती है। जबकि जो क्वथन होता है इसको तापमान से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये निश्चित तापमान खुद निश्चित तापमान पर ही जो है ये क्वथन में परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से क्वथन की क्रिया ये हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग आखिरी देखते हैं, यह वायु की गति और सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जैसे कि अभी बताए। और जो क्वथन की क्रिया होती है इसको वायु की गति और सतह के क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं होता, इसको मतलब होता है अशुद्धि से। अगर इसमें अशुद्धि को मिलाया जाएगा तभी ये परिवर्तित होगा, अन्यथा परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखे। यहाँ से हम लोग जो है कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है विसरण क्या होता है। तो विसरण में क्या होता है, जब दो विभिन्न पदार्थ को रखा जाए और वो स्वतः ही परस्पर अभिक्रिया करने लगते हैं तो इनको कहा जाता है कि उनका विसरण होने लगा है। तो दो विभिन्न पदार्थ के कणों का परस्पर स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसी तरीके से प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें उच्च तापमान देने पर ये क्या होता है, आयनित अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो बेसिकली आयनित अवस्था में जो है कण का रूप होता है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित हो जाते हैं, प्लाज्मा रूप रहता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर याद रखना है कितना होता है, 1.01325 × 10⁵ पास्कल। पास्कल जो है वायुमंडलीय दाब की यूनिट है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या भरा जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें प्लाज्मा रहता है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप मेरा पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो देखते हैं तो लगभग जो है सारे डाउट्स आप लोगों के मैटर को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। और जो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है वो यहाँ से देखने पर समझ में आ जाएगा। दोनों पार्ट ये देखेंगे तो पहला चैप्टर अच्छे तरीके से हो जाएगा। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो हम लोग जब वीडियोस पूरा हो जाएगा, मतलब जो है जितना भी चैप्टर है 9th क्लास का, तो उसके बाद फिर 1 शॉट वीडियो के तहत जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का 50, 200 या 250 क्वेश्चन जितना भी बनेगा एक वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे, जो भी छूट जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये पहला आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे वो मिलती रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।